हेलो फ्रेंड, मैं शिव जी फिर आपके साथ और सभी दोस्तों को, सभी देखने वालों को कैरियर अड्डा की तरफ से और मेरी तरफ से बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ सरस्वती की अनुकंपा हम आप सभी पे बनी रहे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए, आने वाले भविष्य में माँ सरस्वती सदा आपका साथ दें। तो आपसे मैं माँ सरस्वती से आपके लिए ये विनती करता हूँ कि आप बहुत जल्दी सफल हों, ठीक है, और माँ सरस्वती हम सभी को के ऊपर अपनी अनुकंपा बनाए रखें। तो मैं इसी क्रम में आज बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर एक बार फिर से लेखपाल, वीडियो और अन्य प्रमुख एग्जामों के लिए प्रैक्टिस सेट लेकर के आया हूँ, जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा और बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं। और आप लगातार अगर मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मैं ये निश्चित कहता हूं कि जितने भी अच्छी क्वालिटी के एग्जाम होंगे सब में यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, चलते हैं और फिर बात करते हैं। तो हैप्पी बसंत पंचमी टू ऑल ऑफ यू। आते हैं अपने पहले क्वेश्चन पे और हमारा जो पहला क्वेश्चन है, विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? क्वेश्चन रटा रटाया है, आप जानते हैं, ये कई जगह पे ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, चाहे आपका पूछा जा चुका है, चाहे आपका पीजीटी हो, चाहे आपका टीजीटी हो, चाहे आपका पीसीएस हो, चाहे आपका आरओ एआरओ हो, सभी में लगभग ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो आप इस क्वेश्चन को देखिए और उम्मीद करता हूं कि आने वाले एग्जामों में भी ये क्वेश्चन आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, ठीक है। तो विश्व के सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ पे आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं। कहाँ पे आते हैं? फंडी की खाड़ी में आते हैं। फंडी की खाड़ी है कहाँ? आप ये देखिए, ये है अटलांटिक ओशन। ये क्या है हमारा? अटलांटिक ओशन। और अटलांटिक ओशन में ये आप देख रहे हैं कि ये कनाडा है। ये क्या है? कनाडा है। और कनाडा के बीच में ये देखिए, ये हमारी क्या है? फंडी की खाड़ी। क्या है? फंडी की खाड़ी। और इनके जो ज्वार की ऊंचाई होती है, जो ज्वार की ऊंचाई होती है वो 16 से 18 मीटर तक होती है। कितने मीटर तक होती है? 16 से 18 मीटर तक के ऊंचे ऊंचे ज्वार यहाँ पे आते हैं, ठीक है। तो ये रहा। अब अगर भारत की बात कर लें तो इंडिया में सबसे ऊंचे ज्वार जो आते हैं, जो इंडिया में सबसे ऊंचे ज्वार आते हैं, आप नाम सुना होगा ओखा का। कहाँ, क्या नाम सुना होगा? ओखा। ओखा में इंडिया में करीब 2.7, कितना? 2.7 मीटर तक के ऊंचे ज्वार आते हैं। और यह स्थान आप जानते हैं कहाँ? कच्छ की खाड़ी में। कहाँ? कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कच्छ की खाड़ी में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? कच्छ की खाड़ी में। तो इंडिया में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? कच्छ की खाड़ी में। और विश्व में सबसे ऊंचे ज्वार कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में। कहाँ आते हैं? फंडी की खाड़ी में। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे और देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे दो ग्रह कौन से हैं जिनकी सौर मंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में होता है? आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग जानते हैं कि जो हमारा ये सन है, ये क्या है? हमारा सन है। इसमें हमारे पास क्या है? ठीक है, 8 ग्रह। क्या है? 8 ग्रह हैं। जो 8 ग्रह हैं ये सूर्य के क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? सूर्य के चक्कर लगाते हैं। उनमें आप देखते हैं कौन कौन सा? मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न और यूरेनस, नेपच्यून और प्लेटो। ये हमारे क्या हैं? ये हमारे ग्रह हैं, जिसमें से एक को हटा दिया गया है। जिसमें से एक को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया है ग्रह की श्रेणी से। तो इनमें ये क्या करते हैं कि अपने मार्ग में, ये क्या करते हैं? अपने मार्ग में एक निश्चित दिशा में चक्कर लगाते हैं। क्या करते हैं? एक निश्चित दिशा में चक्कर लगाते हैं। और इनमें से 2 ग्रह ऐसे हैं जो क्या कहते हैं? विपरीत दिशा में घूमते हैं। क्या करते हैं? विपरीत दिशा में घूमते हैं। तो वो 2 ग्रह कौन से हैं? तो एक हमारा क्या है? शुक्र। और दूसरा हमारा क्या है? यूरेनस, यानी कि हमारा अरुण। तो ये हमारा जो शुक्र है इसका आकार V है और यूरेनस इसका आकार U है। और अंग्रेजी वर्णमाला में क्या कहते हैं? U और V एक साथ आते हैं। वहीं से याद रखिए
कि यही दोनों हैं जो क्या करते हैं, विपरीत दिशा में घूमते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची फर्स्ट को सेकंड से सुमेलित कीजिए। और इसमें कुछ सम्मेलन दिए हुए हैं, उनकी डेट पूछ रहा है। क्या दिए हुए हैं, सम्मेलन दिए हुए हैं और उनकी डेट पूछ रहा। वैसे इन सभी से आप लोग अच्छे से परिचित हैं, फिर भी आप लोग एक बार इस पे देख लीजिए। तो आप जानते हैं कि पहला क्या है हमारा, पहला क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। पहला क्या है हमारा, पहला हमारा क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। पहला क्या है, पृथ्वी सम्मेलन। पृथ्वी सम्मेलन हमारा कहाँ, कब पहला हुआ था, 1992 में। पहला कब हुआ था, 1992 में। फिर इसके बाद क्या हुआ, +5। क्या हुआ, +5। जो +5 होगा तो कब होगा, 1997 में होगा। फिर एक होता है +20। क्या होता है, +20। अब +20 होगा तो कब होगा, 12 में। तो इस तरह से आप इनको देख सकते हैं, जितना इसमें जोड़ते जाएंगे उतना आपका वर्क होता जाएगा। नेक्स्ट है हमारा मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट हमारा क्या है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये हमारा 1987 में हुआ था। क्या हुआ था, 1987 में हुआ था। ठीक, तो अभी इन्हीं दो से अगर आते हैं आप, तो इन्हीं दो से मिला सकते हैं। तो ए का कौन सा है, ए का चौथा। ए का चौथा किस में है, इसमें। और फिर के बी का तीसरा, और किसी में है नहीं। ठीक, तो इसका मतलब सी का कौन सा हो गया, दूसरा। सी का कौन सा हो गया, दूसरा। और ए का कौन सा हो गया, चौथा। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो गया, ये सही हो गया। ठीक, इसके बारे में विस्तार से हम अपने लेक्चर में जब इन्वायरमेंट पढ़ाएंगे तो पढ़ाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है। बहुत लोगों की शिकायत आ रही है कि टाइम थोड़ा कम लिया करिए। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है। कहता है, कल मैंने इस बारे में कुछ चर्चा की थी, भारत की मानक रेखा 6 राज्यों से गुजरती है। मानक रेखा की बात करता है। मानक रेखा मतलब होता है, की बात कर रहा है, इसका मतलब होता है IMT, इंडिया मीन टाइम। इंडिया मीन टाइम रेखा कहाँ से जाती है, 82 डिग्री एंड हाफ। कहाँ से जाती है, 82 डिग्री एंड हाफ। तो कहाँ से होकर के जाती है, 5 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से होकर के, 5 राज्यों से होकर के जाती है। और वो कौन कौन से राज्य हैं, आप देख लीजिए इसमें। तो कौन कौन से राज्य हैं, पहला तो हमारा उत्तर प्रदेश। पहला हमारा क्या है, उत्तर प्रदेश। फिर क्या है, मध्य प्रदेश। फिर क्या है, छत्तीसगढ़। क्या है, छत्तीसगढ़। और फिर हमारा क्या है, उड़ीसा। और फिर क्या, आंध्र प्रदेश। यानी कि जो हमारी रेखा है वो यहाँ से होकर के जाती है। ठीक, थोड़ा सा मैंने गलत खींच दिया। तो जो हमारी रेखा है वो यहाँ से होकर के जाती है। ठीक, अगर खींचे हम ऐसे जाती है। और ये 5 राज्यों से होकर के जाती है। कौन कौन से, यूपी, MP, और कौन से, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, और कौन सा, आंध्र प्रदेश। उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। कितने राज्यों से होकर के जाती है, भारत की मानक रेखा 6 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से होकर के जाती है, 6 राज्यों से होकर जाती है। ये इसमें लिखा हुआ है, 5 ये हो गए। एक है कर्क रेखा, भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। कौन सी, कर्क रेखा। अब कर्क रेखा जानते हैं, यहाँ से शुरू होती है हमारी, यहाँ से, और ऐसे जाती है ना, ऐसे जाती है, ऐसे। ठीक, और कितने राज्यों से कहता गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। पहला देखिए गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा MP, और चौथा हमारा क्या, छत्तीसगढ़। फिर झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल के बाद हमारा क्या आता है, त्रिपुरा, और त्रिपुरा के बाद मिजोरम। कितना हो गया, 1 2 3, ठीक है, 4
5, 6 और ये हमारा 7 और ये हमारा कितना हो गया 8। कितने राज्यों से होकर के जाती है? 8 राज्यों से होकर के जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, भारत की तट रेखा से संलग्न 9 राज्य। तट रेखा आप जानते हैं भारत की कहाँ से? यहाँ से शुरू होती है, ये ऐसे चलती है और यहाँ से होकर के यहाँ तक पहुँचती है। तो पहला राज्य हो गया कौन सा? गुजरात। दूसरा महाराष्ट्र, तीसरा कर्नाटक, चौथा हमारा क्या हो? तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, तीसरा गोवा, चौथा कर्नाटक, पांचवा केरल। 5 राज्य इधर हो गए। छठवां आंध्र प्रदेश और छठवां तमिलनाडु, सातवां आंध्र प्रदेश और 8वां क्या है हमारा? उड़ीसा। 8वां हमारा क्या हो गया? उड़ीसा हो गया। और हमारा 9वां क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। 9वां हमारा क्या हो गया? वेस्ट बंगाल। तो कुल कितने राज्यों से होकर के जाती है? 9 राज्यों से होकर के जाती है। ये 8 राज्यों से होकर के जाती है। भारत की मानक समय रेखा मिर्जापुर जिले से जाती है। ठीक, ये हमने थोड़ा खींचने पे इस जगह पे पड़ता है आपका मिर्जापुर। और जब यहाँ से ये गुजरती है तो कहाँ से जाती है? इलाहाबाद के नैनी, और नैनी के नीचे क्या पड़ता है? मिर्जापुर। तो ये मिर्जापुर से होकर के जाती है। ठीक है, कहाँ से? मिर्जापुर से होकर के जाती है। कह रहा कौन सा कथन असत्य है? तो पहला कथन असत्य हो गया, क्योंकि हमने उसमें कितने राज्य बताए? 5। इसमें कितने लिखे हैं? 6। तो यहाँ कितने हो जाएंगे? 5। इस तरह से पहला कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत के किस राज्य की जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई? सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर्ज की गई, वो आप जानते हैं। और वो राज्य हमारा कौन सा है? मेघालय। और कह रहा इसमें क्या वृद्धि है? इसमें क्या है? वृद्धि हो गई। और पूछता है दूसरा क्या? सबसे ज्यादा कमी किस में हुई? क्या पूछता है? सबसे ज्यादा कमी किस में हुई? तो सबसे ज्यादा कमी हुई है नागालैंड में। कहाँ कमी हुई है? नागालैंड में। और ये निगेटिव में चली गई, निगेटिव 0.6 में चली गई। ठीक, सबसे ज्यादा वृद्धि किसमें हुई? मेघालय में। और सबसे ज्यादा कमी कहाँ हुई? नागालैंड में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिरत्न सिद्धांत में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र जिस धर्म से संबंधित है वो धर्म कौन सा है? आप सभी लोग इससे परिचित हैं। और वो धर्म हमारा कौन सा है? जैन धर्म। वो धर्म हमारा कौन सा है? जैन धर्म। आइए इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। कहते हैं त्रिरत्न एक संस्कृत का शब्द है। कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। त्रिरत्न कैसा है? संस्कृत का शब्द है। त्रिरत्न कैसा शब्द है? संस्कृत का शब्द है। ठीक है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है 3 रत्न। और आप जानते हैं पाली भाषा में, किस भाषा में? अभी पिछले एक प्रैक्टिस सेट में आया था क्वेश्चन, पाली भाषा में 3 रत्नों को लिखा गया है। ठीक है, क्या लिखा गया है? 3 रत्नों को। कहते हैं कि संसार में प्राणी का अंतिम उद्देश्य मोक्ष प्राप्त करना होता है। ये कौन मानता है? जैन धर्म मानता है। कहता है संसार में प्राणी का उद्देश्य क्या होता है? मोक्ष प्राप्त करना होता है। और मोक्ष प्राप्त करने के लिए प्राणी को जो कुछ कर्तव्य बताए गए हैं उन्हीं को त्रिरत्नों में समाहित किया गया है। और वो कौन कौन से हैं? सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन और सम्यक आचरण। सम्यक ज्ञान का मतलब क्या होता है? सत्य तथा असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। किसका? सत्य अथवा असत्य का ज्ञान ही सम्यक ज्ञान है। सम्यक अगर दर्शन की बात करें, यथार्थ का जो ज्ञान होता है, किसका? यथार्थ का ज्ञान होता है। ठीक है, जो यथार्थ का ज्ञान होता है या श्रद्धा होती है उसे ही क्या कहते हैं? सम्यक दर्शन कहते हैं। ठीक है, अब इसके बाद तीसरा आता है सम्यक चरित्र। सम्यक चरित्र का मतलब क्या होता है? आचरण। आचरण का मतलब ऐसे कार्य करो, क्या करो? ऐसे कार्य करो जिससे दूसरों का नुकसान ना हो, यानी कि दूसरे के लिए हितकारी हो। ये तीनों हमारे जो दर्शन है, किसके? जैन धर्म के, ऐसा उपदेश हमें प्रोवाइड करते हैं। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। असहयोग आंदोलन को कब स्थगित किया गया? तो सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि असहयोग आंदोलन शुरू कब किया गया था। असहयोग आंदोलन आप सभी जानते हैं कि 1920 में शुरू किया गया। कब किया गया था? 1920 में शुरू किया गया था। और जानते हैं कि 5 फरवरी
कब? 5 फरवरी 1922 को। कब? 1922 को चौरी चौरा नामक एक स्थान था। कौन था? चौरी चौरा नामक एक स्थान था जहां पे 22 पुलिसकर्मियों को, किसको? 22 पुलिसकर्मियों को या चौकी को, थाने को उड़ा दिया गया था लोगों के द्वारा। गांधी जी इससे असंतुष्ट हो गए और उन्होंने अपना आंदोलन वापस ले लिया। क्या किया? अपना आंदोलन वापस ले लिया। और कब वापस ले लिया? 1922 में वापस ले लिया। कब ले लिया? 1922 में वापस ले लिया। 5 फरवरी को घटना हुई थी, तो ये डेट याद रखिए। वापस लेंगे तो इसके बाद ही लेंगे, जो भी डेट आएगी इसके बाद की होगी। लॉजिक से ही क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम बचाने की वजह से हम बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ये आप सभी लोग जानते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? ज्योतिबा फूले ने की थी। और जो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ने की थी, वो किसके लिए की थी? ब्राह्मणों के विरोध में। किसके? ब्राह्मणों के विरोध में की थी। ठीक है, जो ब्राह्मणों के विरोध में किया था। ठीक, जो अपने वो धर्म का अनैतिक तरह से प्रचार करते थे। और उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी और उसका नाम था गुलामगिरी। पुस्तक क्या लिखी थी? गुलामगिरी। ठीक है, ये किनकी? ज्योतिबा फूले की पुस्तक है और बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसकी स्थापना कहाँ की थी उन्होंने? बॉम्बे में किया था। कहाँ किया था? बॉम्बे में। किसकी स्थापना की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। कहाँ किया था? बॉम्बे में किया था। और ये जो उन्होंने पुस्तक लिखी थी, कब लिखी थी? 1972 में लिखा था। कब लिखा था? 1972 में लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वह अधिवेशन जिसमें संपूर्ण स्वाधीनता की शपथ ली गई थी, कौन सा था? इससे सभी लोग परिचित हैं कि वो कौन सा अधिवेशन था। वह अधिवेशन आपका लाहौर का अधिवेशन था। कौन सा अधिवेशन था? लाहौर का अधिवेशन था। लाहौर के अधिवेशन में क्या किया गया था? इस बात की शपथ ली गई थी कि अब भारत को क्या कहे? पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। क्या कहे? संपूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी। किसकी बात की गई थी? संपूर्ण स्वाधीनता की बात की गई थी। किस आंदोलन में की गई थी? 1929 में। और इसी की वजह से क्या किया गया था? 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 26 जनवरी 1930 को क्या मनाया गया था? स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था 26 जनवरी को, इसी वजह से क्या किया गया था? जो हमारा संविधान लागू किया गया है, इसीलिए 26 जनवरी को लागू किया गया है। जो हमारा संविधान लागू किया गया है 26 जनवरी को लागू किया गया। क्यों? क्योंकि इसी दिन पूर्ण स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, इसीलिए इस दिन लागू किया गया था। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति के लिए गठित समिति में कौन कौन शामिल होते हैं? कौन कौन शामिल होते हैं? तो पहले आप जान लीजिए कि ये जो समिति होती है मानवाधिकार की, इसमें 6 लोग शामिल होते हैं। कितने लोग? 6 लोग। और 6 लोग के अलावा और कौन शामिल होता है? CJI यानी मुख्य न्यायाधीश ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कौन शामिल होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके अलावा 6 लोग शामिल होते हैं। 6 लोगों में पहले हमारे कौन होते हैं? PM होते हैं। एक तो कौन होते हैं? PM होते हैं। दूसरा लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरा कौन? लोकसभा का अध्यक्ष। और तीसरा हमारा 2 हो गए। और तीसरा हमारा क्या होता है? लोकसभा का जो राज्यसभा के उपाध्यक्ष। कौन? राज्यसभा के उपाध्यक्ष। ठीक है, राज्यसभा के कौन? उपाध्यक्ष। ठीक। और दोनों सदनों के मुख्य विपक्षी नेता। दोनों सदनों के क्या? मुख्य विपक्षी नेता। और केंद्रीय गृह मंत्री और भारत के मुख्य न्यायाधीश। यानी कि राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते। कौन नहीं शामिल होता? राज्यसभा के सभापति शामिल नहीं होते। तो गिन लीजिए 6 लोग हुए कि नहीं? 1, 2,
3 4, ठीक है, कितने हो गए? 1 2, ठीक है, और इसके अलावा हो गए 3 4 और ये 5, ठीक, कितने हो गए? 5। एक कौन बचा? हाँ, राज्यसभा का उपसभापति। राज्यसभा का क्या? उपसभापति या उपाध्यक्ष, उपसभापति। कौन बचा? उपसभापति बचा। तो 6 लोग हो गए। अब 6 लोग देख लीजिए इनमें से कौन कौन से सही हैं। जो 6 लोग सही हों उन पे निशान लगा दीजिए। ठीक, जो सही हो उस पे निशान लगा दीजिए। तो हमारा पहला सही है, एक तो पहला सही है, एक दूसरा सही है, ठीक है, और एक तीसरा सही है, एक चौथा सही है, 1 2 3 और ये 4 सही है। इसमें अध्यक्ष तो लिया जाता है लेकिन उपाध्यक्ष नहीं लिया जाता। और ये वाला भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो हमारा 1 4 5 6, जिसमें 1 4 5 6 हो वही हमारा आंसर सही हो जाएगा। 1 4 5, ठीक। क्या होता? समिति में 6 होते हैं, सीजेआई भी नहीं होता, सॉरी, सीजेआई मैंने बताया था अलग से होता, समिति में 6 होते हैं। तो समिति में कितने हो गए? 1 4 5, पहला सही है, चौथा सही है और 5वां सही है। सीजेआई तो अलग से होता है ना, ठीक है, सीजेआई क्या होता है? अलग से होता है। तो पीएम हो गया, अगर ये इसमें ना लगा होता तो ये भी पार्ट सही हो जाता। इसमें अगर सभापति न लगा होता, उपसभापति होता तो ये भी सही होता। ये दोनों विपक्षी दल के नेता सही है, केंद्रीय गृह मंत्री सही है। सीजेआई दरअसल उस समिति से अलग होता है। ये 6 लोगों की समिति होती है। कितने लोगों की समिति होती है? 6 लोगों की समिति होती है। ठीक, उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। टाइम यहाँ थोड़ा बाउंडेड होता है इसलिए चीजें ज्यादा विस्तार से नहीं हो पाती। कहता है कि सुमेलित युग्मों का चयन, असुमेलित युग्मों का चयन करना है। इसमें किसका करना है? असुमेलित युग्मों का चयन करना है। ठीक, असुमेलित युग्मों का चयन करना है। तो पहले देख लीजिए कौन कौन से सुमेलित हैं। पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ तीनों का एक ही न्यायालय है, चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। क्या है? चंडीगढ़ उच्च न्यायालय। ये बात सत्य है। दूसरा, असम, मेघालय, नागालैंड और मिजोरम, ठीक है, यहाँ पे देखते हैं अभी इसमें क्या है, गुवाहाटी उच्च न्यायालय। महाराष्ट्र, गोवा, दमन दीव तथा दादर नगर हवेली का आप बॉम्बे उच्च न्यायालय, ये भी सही है। ठीक है, केरल, लक्षद्वीप और एर्नाकुलम उच्च न्यायालय, केरल और लक्षद्वीप का एर्नाकुलम उच्च न्यायालय। तो मतलब हमारा ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया, ये भी सही हो गया। इसका मतलब यही गलत हो गया। कौन सा गलत हो गया? दूसरा नंबर। कौन सा नंबर गलत हो गया? दूसरा नंबर। तो अब बताइए कि जो गुवाहाटी उच्च न्यायालय है ये 4 राज्यों को क्या करता है? 4 राज्यों का उच्च न्यायालय है। तो असम, मेघालय और मिजोरम के अलावा और इसमें कौन सा सही है? असम, मेघालय और मिजोरम के अलावा इसमें कौन सा सही है? आप उसको बताइए। तो इसमें क्या है? असम, अरुणाचल प्रदेश। क्या? असम के बाद क्या है? मेघालय नहीं, यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश है। असम के साथ कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। ठीक, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। अगर इसमें मेघालय ना होता तो ये भी सही हो जाता। ठीक है, तो कौन सा गलत हो गया? यही हमारा आंसर हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति महामहिम पे महाभियोग चलाने में कम से कम कितने दिन का समय देना आवश्यक है? यह आप सभी लोग जानते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है। लेखपाल और वीडियो की तो ये रीढ़ माना जाता है। और इसमें क्या है? 14 दिन से पूर्व सूचना दी जाती है। किसमें? 14 दिन से पूर्व। एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। जो महाभियोग है आर्टिकल 61 कहता है। कौन सा? आर्टिकल 61 कहता है
कि इन दोनों में से किसी भी सदन में लाया जा सकता है, लोकसभा या राज्यसभा के किसी भी सदन में राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की प्रक्रिया लाई जा सकती है। कंडीशन है कि उससे पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचित करना होगा। दूसरी कंडीशन है कि इसको पारित करने के लिए कितने बहुमत की जरूरत होती है? 2/3 बहुमत की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि मान लो कोई एक पार्टी है, उसके काम का नहीं है और उसका जो सदन में बहुमत है 500, मान लो 50 सीटें हैं या 542 सीटें हैं, तो उसे कितने चाहिए? 272 सीटें चाहिए। अब 272 या 71 सीट जिसके पास होगी वो जब चाहे हटा दे, इसीलिए इसको क्या कर दिया गया? 2/3 कर दिया गया है। इसको क्या कर दिया गया? 2/3, यानी कि केवल सरकार नहीं हटा सकती, जब विपक्ष और सरकार दोनों एक साथ सहमत हो तभी आर्टिकल 61 के तहत हटा सकते हैं। ये दोनों में प्रतिस्थापित किया जा सकता है, लोकसभा में भी, राज्यसभा के किसी भी सदन में, ठीक है। और 14 दिन से पहले क्या करना पड़ेगा? राष्ट्रपति को सूचित करना पड़ेगा। दूसरा, उसे 2/3 बहुमत से पारित करना पड़ेगा। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्नलिखित शब्दावली जिस अनुक्रम में दी गई है वो अनुक्रम क्या है? आप लोग बहुत पढ़ते होंगे संविधान, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आपने प्रियम्बल यानी कि क्या उसकी उद्देशिका को नहीं पढ़ा होगा। तो चलिए एक बार आते हैं उसको प्रियम्बल पढ़ते हैं। क्या कहते हैं? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनैतिक, ये तीन तो क्या हो गए? किसकी बात करते हैं? न्याय की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की क्या? स्वतंत्रता, ठीक है। प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 3 प्रकार का न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं, 2 प्रकार के समानता तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर के कब संविधान सभा ने 26 जनवरी 1919 को इसे अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं की शपथ ली थी। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर हम ये शब्द दिए हैं 5, तो पहला क्या है? विचार, दूसरा व्यक्ति, तीसरा विश्वास, चौथा धर्म और 5वां उपासना। 5वां क्या है? उपासना, ठीक। तो पहले विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, जिसमें क्रम से मिल जाए। देखो, जिसमें क्रम से मिल जाए विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना, जिसमें धर्म और उपासना की बात करते हैं वही हमारा क्या है? धर्म और उपासना की बात इसी में करते हैं। यही हमारा क्या हो गया? सही हो गया। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हमारा सही हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से उत्कृष्ट धातुएं हैं? तो हमारी जो प्लेटिनम है, जो हमारी क्या है? उत्कृष्ट धातु है, ठीक। गोल्ड क्या होता है? गोल्ड क्या होता है? एयू होता है। मरकरी क्या होते हैं? Mg होती, ठीक है। और प्लेटिनम क्या होता है? Pt होता है, ठीक है। ये जो है तीनों में से कौन सा? सभी सही है, क्योंकि सभी हमारी क्या है? उत्कृष्ट धातु हैं। सभी हमारी क्या है? उत्कृष्ट धातु हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या हो गया? सभी सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन कौन सा समस्थानिक रेडियो सक्रियता का गुण प्रदर्शित करता है? पहले आप ये जान लीजिए रेडियो सक्रियता होती क्या है, ठीक है। कोई पदार्थ है, क्या है? कोई पदार्थ है, ये क्या होता है? जितने समय में क्या होता है? जितने समय में अपने का क्या रह जाता है? 1/2 रह जाता है, वही उसकी क्या कहलाती है? अर्ध आयु कहलाती है। क्या कहलाती है? अर्ध आयु कहलाती है। पहले तो ये जान लीजिए कैसे। ये अपने आप इसमें से क्या निकलती रहती है? रेज निकलती रहती है। क्या निकलती रहती हैं? रेज निकलती रहती हैं। और इसका क्या होता है? एटॉमिक वेट क्या होता है? कम होता रहता है। एटॉमिक वेट क्या होता है? कम होता रहता है, ठीक।
अब जैसे हमारे पास क्या है, हाइड्रोजन, जो हाइड्रोजन का फार्मूला होता है 1H2 होता है। क्या होता है? 1H2 होता है। लेकिन अगर ये किसी कारण से इसमें क्या हो गया, इसके परमाणु भार में वृद्धि हो गई, तो ये परमाणु भार में वृद्धि होने का मतलब ये स्थायी नहीं रहा। ये क्या नहीं रहा? स्थायी नहीं रहा। जब स्थायी नहीं रहता तो अस्थायी हो जाता है। जब अस्थायी हो जाता है तो मतलब रेडियो सक्रिय हो जाता है। इसका मतलब क्या होता है? रेडियो एक्टिव हो जाता है। रेडियो एक्टिव हो जाता है। तो ये रेडियो एक्टिव होने की वजह से जब तक फिर से ये 1H2 नहीं बना लेगा तब तक ये कम होता रहेगा। और इसी को क्या कहते हैं? इसी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। ठीक है। तो जो रेडियो एक्टिवता होती है, जो क्या होती है, रेडियो एक्टिवता होती है, उसे 1H3 में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? 1H3 में। और 1H3 किसका फार्मूला होता है? 1H3 किसका होता है? ट्राइटियम का। किसका होता है? ट्राइटियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कथनों में कौन सा कथन असत्य है? क्या कह रहा? निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है? पहले क्वेश्चन को सही से आप पढ़ लीजिए, फिर बताइए कि कौन सा असत्य है, क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत सारा थ्योरी दी हुई है और पूरा पढ़ना पड़ेगा। पहले इसको सही से पढ़ लो तभी पता चलेगा। कहता है मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या क्रमिरूप परिपेशिका एक अवशेषी अंग है। जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करता है। और चौथा क्या है? एमाइलेज एंजाइम का स्राव लार ग्रंथियों एवं अग्नाशय द्वारा किया जाता है। तो पहले आप इसको जान लीजिए कि कौन सा असत्य है। ठीक है। जब इसे जान लेंगे तो पहला ही इसमें क्या है? असत्य है। क्या है? पहला ही क्या होता है? असत्य होता है। पहला क्या है? असत्य है। तो कह रहा मानव शरीर की दूसरे सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि है। क्या कह रहा है? अंतःस्रावी ग्रंथि है। जबकि ये क्या है? ये दोनों है, अंतःस्रावी भी है। क्या है? अंतःस्रावी भी है और बाह्यस्रावी भी है। क्या है? बाह्यस्रावी भी है। मतलब ये दोनों प्रकार की ग्रंथि है। और इसमें से हार्मोन्स भी निकलते हैं। क्या निकलते हैं? हार्मोन्स भी निकलते हैं। और क्या? एंजाइम भी निकलते हैं। तो पहला हमारा गलत हो गया। इसका मतलब ये तीन स्टेटमेंट आपको रटने हैं। मानव शरीर में स्थित पुच्छ या क्रमरूप परिशेषिका एक अवशेषी अंग है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही अवशेषी अंग है। चौथा, जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में बदल देता है। ये तो आप बहुत ही बार ये रिएक्शन पढ़ चुके हैं। एंजाइम को ग्लूकोज से किसमें? एथेनॉल में बदला जाता है। चौथा हमारा क्या है? एमाइलेज एंजाइम का स्राव लार ग्रंथि से होता है। किससे होता है? लार ग्रंथि से होता है एवं अग्नाशय द्वारा किया जाता है। ये भी हमारा सही है। ये भी हमारा क्या सही? तो कौन सा कथन असत्य हो गया? पहला। कौन सा असत्य हो गया? पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ऐसी आउटपुट डिवाइस जिसके माध्यम से चार्ट, ड्राइंग, नक्शे, रेखा चित्र आदि का हार्ड कॉपी में प्रिंट करने में ज्यादातर काम में लिया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और एक चीज आपने सुना होगा, एक चीज आपने सुना होगा, प्रिंटर। क्या सुना होगा? प्रिंटर, जिससे प्रिंट करते हैं। जो प्रिंटर होता है, इसी प्रिंटर का जो क्या होता है? बड़ा रूप होता है, उसे क्या कहते हैं? प्लाटर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्लाटर कहते हैं। और इसी से क्या बड़े बड़े मैप, नक्शे या होल्डिंग बनाई जाती है। बड़े बड़े मैप, नक्शे, होल्डिंग, 3D चित्र इसी से बनाए जाते हैं। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रिंटर होता है। ये भी एक प्रकार का क्या होता है? प्रिंटर होता है, जो बड़े चीजों को प्रिंट करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। बड़े चीजों को प्रिंट करने के लिए क्या लाया जाता है? उपयोग में लाया जाता है। ये तो प्रिंटर का एक प्रकार है। डाट मैट्रिक्स प्रिंटर, जो सरकारी ऑफिसों में डाट 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 करके जो चीजें प्रिंट करो सब में उसमें प्रिंट होती है, जैसे रेलवे का टिकट। ठीक है। तो ये क्या है? हमारा एक प्लाटर, प्रिंटर आउटपुट डिवाइस होती हैं। और ये हमारे जो चीजें यूज करते हैं, बनाते हैं, उनके उपयोग में लाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मॉनिटर पर पिक्सल के मध्य दूरी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिक्सल के मध्य दूरी को। ठीक।
मध्य दूरी को क्या कहा जाता है? अब आप ये बोर्ड ही देख रहे होंगे, मान लो एक पॉइंट ये है, क्या है, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, ये जितना जितना क्या होंगे, बड़े होंगे या नजदीक होंगे, यानी कि इनका रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा, क्या होगा, रिजोल्यूशन जितना अच्छा होगा पिक्चर हमारी उतनी ही अच्छी दिखेगी। रिजोल्यूशन क्या होगा, जितना अच्छा होगा पिक्चर हमारी उतनी ही अच्छी दिखेगी। जो हमारी पिक्चर दिखती है उसमें कई सारे, अब जो ये हमारे डाट होते हैं, क्या होते हैं, डाट होते हैं, ये ऐसे भी हो सकते हैं, ये हमारे बहुत सारे डाट एक साथ मिला दें तो ये क्या हो जाते हैं, लाइन बन जाते हैं, या कोई स्ट्रिप भी बनाए तो यही बन जाता है। तो इसका मतलब इसमें तीनों सही है, यानी उपयुक्त सभी सही, डाट पिच, लाइन पिच या स्ट्रिप पिच तीनों सही है। ठीक है, तो क्या डाट पिच, लाइन पिच और स्ट्रिप पिच तीनों सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, टर्मिनल क्या होता है? टर्मिनल आप लोग जानते हैं, जहां से चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाता है या एक सोर्स से दूसरे सोर्स में ट्रांसफर किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं, टर्मिनल कहते हैं। ठीक, अब कंप्यूटर को पावर सप्लाई देने वाला उपकरण है, किसी प्रोग्राम का अंतिम अनुदेश है, कोई भी इनपुट आउटपुट उपकरण है, वह बिंदु जिस पर डेटा कंप्यूटर में प्रवेश करता है या निकलता है। तो मैंने क्या बताया, जहां से कोई चीज प्रवेश करती है या निकलती है उसे ही क्या कहा जाता है, टर्मिनल कहा जाता है। चौथा सही हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है 3 अक्टूबर 2021 को किस टीम ने डूरंड कप के कौन सा संस्करण, किस टीम ने डूरंड कप का कौन सा संस्करण जीता? संस्करण का नाम यहाँ क्वेश्चन में नहीं लिखा है, क्या नहीं लिखा, संस्करण का नाम इसमें क्वेश्चन में नहीं लिखा है। ठीक है, तो आप इसे देख लीजिए। जो इंडियन सुपर लीग है, क्या है, जो इंडियन सुपर लीग होती है, क्या होती है, इंडियन सुपर लीग होती है। तो इसमें जो डूरंड कप हुआ उसका जो मैच है वो किसने जीता था, एमएफसी ने जीता था, और इसको मोहम्मडन स्पोर्टिंग को हरा करके जीता था। किसने जीता था, एमएफसी ने जीता था और मोहम्मद स्पोर्टिंग को हरा के जीता था। और 2021 का संस्करण का नाम मुझे भी याद नहीं है, आप लोग सर्च कर लीजिएगा इसको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतरराष्ट्रीय एथलीट सुधा सिंह को पद्म श्री सम्मान दिया गया है, यह उत्तर प्रदेश के किस स्थान से संबंधित है? तो ये उत्तर प्रदेश के कहाँ से संबंधित है, रायबरेली से संबंधित है। या कहाँ से संबंधित है, रायबरेली से संबंधित है। और इन्होंने क्या हुआ, 3000 मीटर की जो दौड़ है, किसमें, 3000 मीटर की दौड़ में एक बार इन्होंने क्या किया, गोल्ड और एक बार रजत पदक जीता है। एक बार क्या किया है, गोल्ड और एक बार रजत पदक जीता है। 3000 मीटर की जो बाधा वाली दौड़ होती है उसमें इन्होंने जीता है, और इसी के लिए इन्हें पद्म श्री दिया गया है। और ये है हमारी क्या सुधा सिंह। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत नरेगा मजदूरी में प्रतिदिन कितने रुपए की वृद्धि की गई है? आप जानते हैं कि जो नरेगा है इसकी शुरुआत, जो बिल पास हुआ था, कब पास हुआ था, 2005 में। लागू कब हुआ था ये, 2008 में। और 2009 में इसका नाम क्या कर दिया था, 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया था, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना। क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था। इसका नाम क्या कर दिया गया था, मनरेगा कर दिया गया था। और मनरेगा क्या करता है, 100 दिन की, कितने दिन की, 100 दिन की रोजगार की गारंटी, रोजगार की क्या कर देता है, गारंटी देता है। रोजगार की क्या देता है, गारंटी देता है। और इसमें कितने रुपए की सरकार ने वृद्धि कर दी है, 20 रुपए की वृद्धि कर दी है। और एक वर्ष में कितने, एक वर्ष में अधिकतम 2000 रुपए, एक वर्ष में कितने, अधिकतम 2000 रुपए वृद्धि के रूप में किसी भी मजदूर को दिए जा सकते हैं। ठीक, तो ये जो मनरेगा कार्यक्रम है, जो आप सरकारें कहती हमने किया ऐसे किया, ये 2005 में बना था, कांग्रेस लाई थी, आज भी चल रहा है ये। इसी प्रकार जो मिड डे मील योजना है, कौन सी, मिड डे मील, ये भी 2005 बहुत पहले आई थी कांग्रेस के समय में। इसी तरह कई सारी योजनाएं हैं, जो अभी आपको अनाज मिलता है, ये भी जो 2013 में इससे पहले ही कांग्रेस लेकर के आई थी। ठीक,
तो ये जो पहले से 2005 से ही दिया जाता है। चौथा क्वेश्चन, प्रधानमंत्री सम योग मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को वर्ष की आयु पर कितने वर्ष की आयु पर कितने रुपए न्यूनतम प्रदान किए जाते हैं? तो इसमें क्या है, जो इसका जो भी ग्राहक होगा जब उसकी उम्र कितनी हो जाएगी, 60 वर्ष हो जाएगी, तो उसे पेंशन के रूप में, किसके रूप में, पेंशन के रूप में कितने रुपए दिए जाएंगे? 3000 रुपए दिए जाएंगे। कितने रुपए दिए जाएंगे? प्रतिमाह 3000 रुपए दिए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। कोविड-19 के प्रभाव के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की रिकवरी का जो शेप रहा, ये रिकवरी का जो शेप रहा, ये एक्चुअली इंग्लिश वर्ड है जिसकी मीनिंग ये है, शेप मतलब क्या है? आकार। शेप मतलब क्या है? आकार क्या रहा? तो जो इसका आकार रहा वो कुछ ऐसा रहा। पहले हमारी जो जीडीपी थी, इसका जो ग्रोथ रेट था, ठीक है, वो कितना, 6 या 7%, और उसके पहले 9 से 10% हुआ करता था। लेकिन 2009 में जब कोविड-19 आया तो 2000 में इसमें क्या हुआ कि अचानक गिरावट आ गई और ये -23%, गिरावट कितनी आ गई, ये -23% में चला गया। दूसरे वर्ष ये कितना गया, 7.5% में चला गया। अब इसमें ग्रोथ हो रहा है। क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है। तो पहले -23 में चला गया, फिर माइनस इतने में आया, यहाँ से कोई चीज़ इधर नीचे चली गई, ये वाली जीरो लाइन मान लो, तो क्या आकार हो गया? वी आकार हो गया। तो ये रहे आज के आपके क्वेश्चन, ये रहे आज के क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे। टाइम बाउंडेशन की वजह से बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया जाता, क्योंकि कुछ लोगों की शिकायतें आती कि वीडियो को टाइम पे समाप्त कीजिए, यानी कम से कम समय में कीजिए। उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो देख रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे, लाइक कर रहे होंगे, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल रही हैं उन्हें नोट कर रहे होंगे। आगे आने वाले एग्जाम, चाहे लेखपाल हो या RO हो या कोई भी एग्जाम वीडियो हो, या सभी एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूपी SSC के खास करके सभी एग्जामों के लिए ये प्रैक्टिस सेट के रूप में बहुत ही उपयोगी होगा। ठीक है, तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट भी करिए, जो गलतियां हों उनको बताइए भी, और सब्सक्राइब करिए और दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराइए। बहुत जल्दी हम आपसे लाइव मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, और माँ सरस्वती आप पे अनुकंपा बनाए रखें, और बसंत पंचमी की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं।